नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, जैसे आपको मालूम है, इस कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं केंद्र सरकार की नीतियों की और जानने की और समझने की कोशिश करते हैं कि ये नीतियां कैसे काम करती हैं, इनका कैसे लोगों को लाभ मिलता है या मोदी जी की इन नीतियों का क्या मकसद है। आजकल इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है। ये माना जा रहा है कि ये वर्ल्ड वार भी हो सकता है। काफ़ी दिन हो गए, वार्ता चल रही है, लेकिन युद्ध विराम की कोई स्थिति बनती नहीं दिख रही। क्या स्थिति बनेगी? इसके अलावा भारत ने कैसे यूरोपीय यूनियन से समझौता किया, ट्रंप का क्या कहना है, ट्रंप का जो व्यवहार है उसको लेकर क्या भारत सोचता है, भारत की विदेश नीति कैसी है, कुल मिलाकर इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं श्री JK त्रिपाठी जी, जो पूर्व राजनयिक हैं, कई देशों में राजदूत रहे हैं और 1981 बैच के IAFS अधिकारी हैं। उनका एक बड़ा अनुभव है, इसलिए उनसे जानेंगे तमाम मुद्दों पर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में। त्रिपाठी सर, सबसे पहला सवाल तो जो आज की करंट स्थिति है, पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है और पूरे विश्व में संदेश जा रहा है, इस तरह से संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान युद्ध विराम करा सकता है। भारत कहाँ है ऐसे में? देखिए, पाकिस्तान की जहाँ तक बात है, मैं ये नहीं मानता कि पाकिस्तान मध्यस्थता कराने की स्थिति में है या इतना सक्षम है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कहूँगा, पाकिस्तान एक हरकारे, एक डाकिए, एक मैसेंजर का काम कर रहा है, जो कि अमेरिका से प्रस्ताव लेकर के ईरान के पास और ईरान से प्रस्ताव लेकर अमेरिका के पास। मध्यस्थता तब होती है जब आप दोनों पक्षों को आमने सामने बैठाएं, बीच में बैठें और उनसे डिटेल में, विस्तार में बात करें। भाई ये नहीं, ये आप इतना मान जाइए, इतना आप मान जाइए। पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। अभी आज भी जो वार्ता हो रही है, जिसमें US के वाइस प्रेसिडेंट वैंस और इनके ईरान के मजलिस के स्पीकर हैं जी, उसमें भी यही हो रहा है कि दो अलग अलग कमरों में बैठे हुए थे और पाकिस्तानी डेलीगेशन एक बार इनके पास जाके बात करता था, एक बार इनके पास, और ये कहा जाता, ये कोशिश की जा रही कि ऐसा कुछ हो जाए कि थोड़ा सा तनाव कम हो वार्ताकारों के बीच में, तब उनको दोनों पक्षों को आमने सामने नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठाया जाए। पाकिस्तान की स्थिति इसलिए दुरूह है, कई साल पहले पाकिस्तान ने ईरान को परमाणु तकनीक दी थी, चोरी छुपे, और अब वही पाकिस्तान अगर ईरान और अमेरिका के साथ समझौता करा रहा है जिसमें परमाणु प्रसार की भी बात है जी, तो ये बड़ी मुश्किल बात होगी पाकिस्तान की जी। दूसरी चीज़ ये भी है कि पाकिस्तान का अभी ईरान से कुछ साल पहले ही संघर्ष हुआ था, बॉर्डर डिस्प्यूट था, संघर्ष था। हालांकि पाकिस्तानी कहते हैं कि नहीं वो गलतफहमी थी, ठीक हो गई। तो पाकिस्तान इस स्थिति में नहीं, देखिए, समझौता कराने की स्थिति में वो देश होता है जो मजबूत होता है जी, जिसको ये उम्मीद होती है और जिसके लिए दुनिया को उम्मीद होती है कि दोनों पक्ष उसकी बात थोड़ा उसके दबाव में आएंगे। पाकिस्तान ऐसी स्थिति में भी बिल्कुल नहीं है। जहाँ तक भारत की बात है, हाँ जी, अगर पाकिस्तान ये करा लेता तो बहुत अच्छी बात है, मैं इसका स्वागत करूँगा। कम से कम दुनिया में निश्चित तौर जंग खत्म होगी जी। लेकिन जहाँ तक भारत की बात है, देखिए, भारत इतने सक्षम था, लेकिन भारत ने जानबूझ करके नहीं कहा कि हम मध्यस्थता करेंगे। क्यों? इसलिए नहीं कहा, दो चीज़ें, कि भारत की एक पहले से ही पॉलिसी रही है कि दो देशों के बीच में अगर कुछ संघर्ष है तो वो उन दोनों देशों के बीच को ही आपस में मिल बैठ करके नेगोशिएटिंग टेबल पे डिप्लोमेटिकली उसका समाधान निकालना चाहिए, तीसरे पक्ष को नहीं। द्विपक्षीय वार्ता होनी चाहिए, द्विपक्षीय वार्ता होनी चाहिए। और दूसरी बात, क्यों ये हम नहीं कर रहे हैं, आपको याद होगा कि कुछ साल पहले जब इमरान खान गए थे पाकिस्तान के वहाँ अमेरिका और ट्रंप से उनके पहले टेन्योर में मिले थे, तो ट्रंप ने मीडिया के सामने पेशकश की थी कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के मामले पे हम मध्यस्थता करा सकते हैं, और हमने कहा था नो थैंक यू, हमें कोई मध्यस्थ नहीं चाहिए, क्योंकि द्विपक्षीय मामला है और हमारा मानना है कि इसमें मध्यस्थ की ज़रूरत नहीं होती। अब अगर हम मध्यस्थता करते हैं
तो इसका मतलब कि तीसरे देशों को अपने और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करने का रास्ता हम एक मौका दे देंगे उनको, मौका दे देंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने जी। तो इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही। और आपने जो ये कहा कि पाकिस्तान तो एक हरकार और डाकिया है, तो क्या कहा जाए कि एक तरह से पिट्ठू की तरह काम कर रहा है अमेरिका के? पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि कहीं से भी उसको 4 पैसे मिल जाए तो वो वहाँ पर सर झुकाने के लिए, सजदा करने के लिए तैयार है। और अमेरिका के साथ स्थिति ऐसी है। आपको याद होगा कि पिछले साल अमेरिका के साथ बातचीत के बाद ही IMF का जो ट्रेंच है लोन का, वो पाकिस्तान के लिए स्वीकृत हुआ था। अभी स्थिति ऐसी है कि पाकिस्तान को 2.3 अरब डॉलर UAE को देने हैं, जो उधार लिया था, और उसका एक्सटेंशन हो चुका है, विस्तार हो चुका है, लेकिन UAE ने कहा अब और विस्तार नहीं करेंगे, तो वो उतना देना है। पाकिस्तान को अभी IMF से जो मिलेगा वो भी अभी तय नहीं, लेकिन वो मिलेगा भी अगर कुछ तो जून में मिलेगा। तो अब स्थिति ये है कि पाकिस्तान के पास 13 अरब डॉलर का उनके पास विदेशी मुद्रा है, रिजर्व है, उसमें से 3 अरब डॉलर वो दे देंगे तो इनके पास और समस्या हो जाएगी। ख़ास तौर से अब जब वहाँ इस युद्ध के चलते पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और कई चीज़ों में जो पाकिस्तान इंपोर्ट करता है उसके दामों में बहुत बेतहाशा वृद्धि हुई है। अभी कोई मुझे टीवी चैनल पे कह रहा था कि पाकिस्तान में एक टमाटर 55 रुपए का मिल रहा है। मतलब आर्थिक स्थिति और बिगड़ जाएगी पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान को अपनी आर्थिक स्थिति को किसी तरह से सुधारने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, या बचाना है, ये कह सकते हैं जी। सर, जब बात ये चल ही रही है युद्ध की, आपका जो इतना लंबा अनुभव है, आपको क्या लगता है कि युद्ध का क्या अंजाम होगा? विश्व युद्ध की बात करते हैं, रुक जाएगा या धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहेगा जैसे रूस का और यूक्रेन का चल रहा है? नहीं, देखिए, विश्व युद्ध नहीं होगा, क्योंकि मैं नहीं मानता कि अपनी सारी बेवकूफ़ियों के बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप या नेतन्याहू ये करेंगे कि वो परमाणु बम फेंकें ईरान के ऊपर। क्योंकि अगर एक परमाणु बम गिरता है, आपने देखा 1945 में जो परमाणु बम गिरा था उसने सिर्फ हिरोशिमा और नागासाकी को ही नहीं, देखिए 40 किलोमीटर के अंदर तो सब कुछ गल जाता है, लिटरली पिघल जाता है। उसके बाद रेडिएशन जो होती हैं उसका अभी तक ये प्रभाव है कि 50 साल तक जापान में बच्चे विकलांग पैदा होते रहे। तो अगर, और तब से 70-75 साल में, 78 साल में दुनिया ने इतनी प्रगति करी, और भी बड़े बड़े परमाणु बम बने हैं, अणु बम बने हैं, न्यूट्रॉन बने हैं। तो अब अगर ऐसे बम डाले गए तो सिर्फ ईरान नहीं, ईरान, पाकिस्तान, इराक और पूरे गल्फ जो 6-7 गल्फ सारे चपेट में आ जाएंगे और सब जगह रेडिएशन का खतरा हो जाएगा। तो ये इतना तो मेरे ख्याल से सभी लोग जानते हैं, ट्रंप भी, ईरान भी और नेतन्याहू भी, इसलिए ये इतना तो नहीं करेंगे। लेकिन कन्वेंशनल वॉर जो है, हाँ, एक तरह से आप कह सकते हैं कि विश्व युद्ध एक तरह से शुरू हो चुका है, क्योंकि विश्व युद्ध जो है, आज का युद्ध सिर्फ आमने सामने की लड़ाई पे नहीं होता, प्रॉक्सी वार भी है। आज का युद्ध प्रॉक्सी वार है, आज का युद्ध साइबर वार है, आज का युद्ध ड्रोन वार है, आज का युद्ध मिसाइल का वार है, आज का युद्ध और यह कि आप उनके इंस्टॉलेशन पे, जैसे ऑयल टैंकर, ऑयल स्टोरेज पे, पानी के डिसैलिनेशन पे, कुओं में जहर डालिए, तो ये सब प्रदूषण पे ये युद्ध है। तो ये सब मिला लें तो विश्व युद्ध चल ही रहा है। और दूसरी बात ये भी, कुछ देश ईरान की को बैकिंग कर रहे हैं तो कुछ अमेरिका को भी कर रहे हैं, तो इस तरीके से भी देखा जा सकता है। लेकिन तब भी जो सही मायनों में विश्व युद्ध है वो अभी नहीं शुरू नहीं दिखाई दे रहा है। रही बात कि इसका अंत क्या होगा, तो मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि अपनी सारी क्षमताओं के बावजूद ईरान जो है, अंततः अगर लड़ाई चलती रहे तो ईरान हारेगा, क्योंकि अभी 90% से ज़्यादा ईरान की नेवी ख़त्म हो चुकी है। IRGC के पास स्पीड बोट, फाइटर बोट्स बची हुई हैं, और 90% के ही करीब ईरान का जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ है हथियारों की, वो ख़त्म हो चुकी है जी। लेकिन फिर भी अभी जो 10% बचता है वो भी काफ़ी, कई दिन तक, महीनों तक ये लड़ाई चलाने के लिए। इसलिए कि आप इसी से समझ लें कि ईरान में जो एक ड्रोन, वॉर ग्रेड ड्रोन बनता है,
जो भेजा जाता है दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने के लिए, उसकी कीमत 30 से 35 हज़ार डॉलर होती है। जबकि उसी को मारने के लिए इसराइल जिस मिसाइल का उपयोग कर रहा है उसकी कीमत 5 लाख से 50 लाख तक हो सकती है। तो 10 गुने 15 गुने का फ़र्क है दाम में। तो किसको ज़्यादा नुकसान हो रहा है? ये इवन अमेरिका जो है टॉमहॉक, पैट्रियट और जैसन मिसाइल्स जो अमेरिका बना रहा है, 700 से 1000 मिसाइल पर ईयर बनती है जी प्रति वर्ष, और अभी तक अमेरिका 1,500 के करीब दाग चुका है। तो अमेरिका का भी वो ख़त्म हो रहा है, कम हो रहा है जो स्टॉक और है। काम करने और फिर से प्रोडक्शन का भी कैपेसिटी उतनी नहीं रही। दूसरी चीज़, अमेरिका भले ही जीते, लेकिन अमेरिका को अब देखिए, अमेरिका को अपने ही घर में अमेरिकी प्रशासन को ट्रंप को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उनके अपने ही लोग उनके खिलाफ हो रहे हैं, महाभियोग की बात हो रही है। ट्रंप ने अपने सीनेट, अपने रिपब्लिकन को, फॉलोअर्स को संबोधित करते हुए ये कहा कि भाई नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव में सीनेट के आप इनको जिताइए रिपब्लिकन्स को, नहीं तो मेरे ऊपर महाभियोग चलेगा। और इसकी संभावना बड़ी प्रबल हो गई है। अब उन्होंने कहा कि हम एक सभ्यता को ही ख़त्म कर देंगे। सभ्यता को ख़त्म करना जो है ये सरासर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। मैं त्रिपाठी साहब, मैं यही बात आपसे कर रहा था कि जैसे जो आपने बताया भी महत्वपूर्ण बात है कि विश्व युद्ध नहीं होगा। हम भी चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना है कि ऐसा ना हो, लेकिन अमेरिका को भी अरबों खरबों हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। अब आपने एक शब्द बीच में कहा था कि ऐसी बेवकूफ़ी ट्रंप नहीं करेंगे। ट्रंप कितनी बेवकूफ़ी कर सकते हैं? अनप्रेडिक्टेबल है। अब वो कभी मोदी जी को बोलते हैं कि तुम्हारी राजनीति मैं खराब नहीं करना चाहता, तो वो मोदी जी उनको नमस्ते ट्रंप करके चलाया, सब कुछ कराया। फिर ऐसा क्या है उसके अंदर कि भारत को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि वो मतलब नागरिकों की अगर हम बात करें कि यूएस के साथ है या रशिया के साथ है, या जाए तो किधर जाए? देखिए, ट्रेडिशनली परंपरागत रूप से अमेरिका में रिपब्लिकन सरकार भारत के लिए ज़्यादा अच्छी रही है, डेमोक्रेटिक नहीं। क्योंकि डेमोक्रेट्स जो हैं वो मानवाधिकार के उल्लंघन का उनका एक प्लान का उस पर हमेशा वो करते रहते हैं कि यहाँ उल्लंघन हुआ, यहाँ उल्लंघन। लेकिन मैं ये कहता हूँ, थोड़ा सा अपनी बात में संशोधन करता हूँ कि रिपब्लिकन सरकार माइनस ट्रंप, तब ठीक है, तब वो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर अब ट्रंप, क्योंकि डेमोक्रेट्स के बारे में तो हमें पता है कि उनकी क्या नीति है, रिपब्लिकन के बारे में पता है, लेकिन ट्रंप के बारे में नहीं पता। मुझे लगता है कि ट्रंप शायद खुद ही नहीं जानते कि वो कब क्या कह देंगे। वो एक ज़िद्दी, अहंकारी, आत्मतुष्ट, आत्ममुग्ध व्यक्ति है, और न वो राजनीतिक हैं, न कूटनीतिज्ञ हैं, और न वो राजनेता हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक विशुद्ध व्यापारी हैं जो हर चीज़ को डील के हिसाब से देखते हैं। तो वहाँ पर जब उनके पास कूटनीतिक फाइनेंस नहीं होगी, जब उनके पास कुछ और वो नहीं होगा, तो क्या होता है कि इनके स्टेट डिपार्टमेंट के लोग और दूसरे इनके मातहत जो हैं वो लिपापोती करते रहते हैं गाहे बगाहे ट्रंप की बात पे। जैसे आपने देखा, उन्होंने कहा वेनेजुएला में तो हम तेल ले लेंगे, हम वेनेजुएला को चलाएंगे। फिर मार्को रूबियो ने कहा नहीं हम चलाएंगे नहीं, हम वहाँ एक स्थिर सरकार बनवाने में मदद कर देंगे। ऐसे इन्होंने कहा हम यहाँ तेल ले लेंगे। अपने गोल पोस्ट ये बदलते रहते हैं। तो ट्रंप की बात को जरा सुन के तत्काल विश्वास नहीं कर सकते आप, और गंभीरता से लेना चाहिए, गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। उसमें कम से कम 50% की छूट आपको देनी होगी ट्रंप की बात में। तो हमारे लिए तो एक तरह से अच्छा है कि हमारे हुक्मरान अब ट्रंप की बात समझ गए हैं, ट्रंप को समझ गए हैं। इसलिए जब उन्होंने कहा कि हम 25% टैरिफ लगाएंगे, 50% कर दिया, तो हमने उसका तोड़ निकाल लिया। और तोड़ निकालने से ये हुआ कि देखिए, हमारे इकोनॉमी पे जो 50 अरब डॉलर का धक्का लगने वाला था द्विपक्षीय व्यापार पर, वो कम हो गया। क्योंकि हमने कई चीज़ें उसमें की। हमने कॉटन, फार्मास्यूटिकल और मतलब कॉटन के कपड़े, फार्मास्यूटिकल और समुद्री मछली वगैरह का व्यापार, यही हमारा ज़्यादा अमेरिका से प्रभावित हुआ था। कॉटन के लिए हमने अमेरिका से आयातित होने वाले कॉटन को ड्यूटी फ्री कर दिया, यहाँ जीएसटी पे कमी कर दी, तो उधर से लागत कम हुई। इधर जीएसटी नहीं है तो आप
सस्ते में बेच सकते हैं। ऐसे ही हमने फार्मास्यूटिकल का किया, और यही हमने झींगा वगैरह और मछली वगैरह का हमने सीधे चीन और ताइवान और जापान और वियतनाम से संपर्क किया, वो लोग ले रहे हैं। और फिर हमने ट्रम्प के देखते देखते हमने जर्मनी से समझौता कर लिया, ब्रिटेन से समझौता कर लिया, और हमने EU से समझौता कर लिया, जिसको कहते हैं मदर ऑफ ऑल डील्स। तो ट्रम्प घबरा गए। ट्रम्प अब कहते हैं कि नहीं हम समझौता कर लेंगे। हमने अभी कहा कि नहीं, हम रुक के देखेंगे तब साइन करेंगे। तो अब समस्या अब ये है कि हम ट्रम्प को जान चुके हैं, ट्रम्प का काट हम जान चुके हैं, और ट्रम्प एक बिजनेसमैन की तरह वो अनप्रेडिक्टेबल है। हाँ, उनके बारे में आप कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन उसमें भी एक प्रेडिक्टेबिलिटी ये छुपी हुई है कि एक बिजनेसमैन की तरह ऊपर से शुरू करते हैं, धीरे धीरे कंसेशन देते जाते हैं, और फिर अपनी साख बचाने के लिए कहते हैं अच्छा ठीक है हम आपको ये दे रहे हैं क्योंकि आप सही हैं। कि माल बेचना है किसी तरीके से बेच दीजिए। सर आखिरी सवाल, जैसे आपने 3 दशक से ज़्यादा विदेशों में बिताए हैं, कई सरकारें आपने देखी हैं, तो चूंकि जब मोदी जी बने प्रधानमंत्री या ये सरकार आई, उस वक्त तो शायद आप सेवानिवृत्ति के करीब थे या सेवानिवृत्त हो चुके होंगे, लेकिन बावजूद उसके उन 3 दशक में और पिछले 1 दशक की जो विदेश नीति है, उसका आकलन आप कैसे करते हैं? देखिए, विदेश नीति जो है, कई बार विपक्ष आरोप लगाता रहा पिछले 12 साल के विदेश नीति असफल हो गई, फेल हो गई। मेरा ये मानना, मैं बता देना चाहता हूँ आपके दर्शकों श्रोताओं जी कि विदेश नीति किसी भी डेमोक्रेसी में फेल नहीं होती। विदेश नीति का एक ही उद्देश्य होता है, और वो होता है राष्ट्रीय हित, और किसी भी लोकतंत्र में राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होता है। मैं ये नहीं कहता कि पुराने नेताओं ने, पुराने हुक्मरानों ने विदेश नीति के खिलाफ काम किया, अपने समय के हिसाब से उन्होंने सोचा होगा। बाद में पता लगता है, जब इतिहास जब आप या समालोचना करता है, तब पता लगता है आप कहाँ सही थे, क्या गलतियाँ हुई आपसे। जी, विदेश नीति डिक्टेटरशिप में बदलती है, क्योंकि वो डिक्टेटर के विम्स पे, डिक्टेटर के मूड पे डिपेंड करता है। लोकतंत्र में नहीं बदलती। लेकिन विदेश नीति के उपकरण बदलते हैं, और यहाँ उपकरण काफ़ी बदले हैं। पिछले 12 साल में हमारी विदेश नीति अधिक प्रखर हुई है, अधिक तीक्ष्ण हुई है, सुई की नोक की तरह तीक्ष्ण हुई है, और अधिक मुखर हुई है। और इसके साथ साथ हमारी विदेश नीति में कुछ नए पैरामीटर्स आए हैं, जैसे हमारी जो है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का कंसेप्ट पहले नहीं था, अब ये है। अब इसीलिए है, पहले आप देखिए, पाकिस्तान कहता था कि ये आज़ाद कश्मीर तो नहीं, मकबूजा कश्मीर, मतलब जो जिसको हम JNK कहते हैं, कि वो हमारा है। तो हम कहते थे नहीं भाई, आपका नहीं, वो हमारा है। अब पाकिस्तान अगर कहता है कि आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर हमारा है, तो हम कहते हैं नहीं, मकबूजा कश्मीर जिसको आप कहते हैं वो तो हमारा है ही, POK भी हमारा है, हम लेके रहेंगे। और बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा, और इसको देखिए, उसको संभाल लो, उसको संभाल लीजिए पहले। ऐसे ही आपने देखा होगा कि जब यूरोप ने हमें कहना शुरू किया कि आप तो रूस से तेल ले रहे हैं, तो हमने कहा कि आप एक शाम जितना तेल लेते हैं उतना तो हम 6 महीने में नहीं लिए। फिर जैसे EU ने कहा कि आप तेल लेकर के, रूस से कच्चा तेल लेकर उसको संवर्धित करके, शोधित करके हमको बेच रहे हैं, तो ये तो आप गलत कर रहे हैं, सैंक्शन का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो हमने कहा कि नहीं, आप EU के चार्टर के धारा 872 या 842 कुछ है, उसमें देखिए, उसके हिसाब से तो अगर किसी चीज़ को ले करके उसको संवर्धित करके उसका स्वरूप बदला जा सकता है, तो वो फिर से ये नहीं कहा जाता कि उसी चीज़ को बेच दिया। तो देखिए, EU आ गया आखिर में अप्रोच किया समझौता करने के लिए, जो 10 साल से पड़ा हुआ था। ये अब लोग कहते हैं बांग्लादेश के साथ आपकी नीति फेल हो गई। भाई, आप ये नहीं कर सकते कि आप किसी देश के साथ अनंत काल तक एक ही तरह का रिश्ता रखेंगे। 15 साल तक आपने बांग्लादेश के साथ रिश्ता अच्छा रखा, वहाँ सरकार बदली, उल्टी सरकार आई, 2 साल नहीं रिश्ता अच्छा रहा, फिर नई सरकार आई, फिर रिश्ता ठीक हो गया। मालदीव में हमारी और चीन समर्थित सरकारें आती जाती रहीं। लेटेस्ट जो है मोहम्मद मोइज़ी, वो इंडिया आउट के नारे पे उन्होंने इलेक्शन जीता, प्रेसिडेंट हुए, और आते ही कहा कि हम इंडिया को ये कर देंगे, वो कर देंगे।
अब फिर वो उस पर आ गए। यही चीज़ हमारी श्रीलंका के साथ हुई। राजपक्षे के टाइम में हमारे संबंध बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन इस सब के बावजूद हमने क्या, सबसे बड़ी बात हमने क्या की कि चाहे हमारे पड़ोसी छोटे हों, बड़े हों, दुश्मन हों, दोस्त हों, हिंदू हों, मुस्लिम हों, जो भी हों, लेकिन जब उनके ऊपर आपत्ति आएगी तो हम आएंगे आगे मदद करने। हमने मालदीव में किया, हमने श्रीलंका में किया, हमने बांग्लादेश में किया। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार के रहते हुए हमने 50,000 टन चावल भेजे, हमने शक्कर भेजी, हमने बिजली हम अभी तक उनको भेज रहे हैं। ये सब हमने तब किया जब वहाँ की सरकार हमारे खिलाफ थी। तो हमने ये ध्यान रखा है कि हम बताएं, तुर्की में भूकंप आया, आपको याद होगा, तुर्की हमारे खिलाफ पाकिस्तान फिर भी मदद की वहाँ करता था, लेकिन सबसे पहले हम वहाँ पर पहुँचे। तो ये चीज़ें जो है ये दिखाती हैं कि हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं। जी। आप हमसे दुश्मनी रखें या न रखें या दोस्ती रखें, लेकिन आपके ऊपर आपत्ति आएगी तो मानवता के नाते हम आपकी मदद करेंगे। पाकिस्तान कहता है कि भारत दुश्मन देश है। हम पाकिस्तान को दुश्मन नहीं कहते, हम पड़ोसी कहते हैं, वो दुश्मन कहते हैं। सवाल यहाँ ये, समस्या ये कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन खुद पाकिस्तान है। बिल्कुल ठीक है सर। तो इसलिए हमारी जो नीति अभी चली आ रही वो मेरे ख्याल से अभी तक हम पिछले 4 साल में कम से कम एक कुशल नट की भांति हम रस्सी पे चल रहे हैं। बहुत लोगों ने कहा गिर जाएंगे, अभी तक तो नहीं गिरे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन एक सवाल और फिर मेरे दिमाग में आ रहा है, अगर आपसे कहा जाए कि कुछ सलाह दीजिएगा आप MEA को या मोदी जी को हमारे माध्यम से कि और क्या बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है। देखिए, मैं 2 चीज़ों की ओर इंगित करना चाहूँगा जो कि मेरे ख्याल में बुरी नहीं, अच्छी नहीं हुई है जी। विदेश नीति के संचालन में। एक तो चीज़ है, 3 चीज़ें। एक तो चीज़ अभी की है कि अब जब ईरान में वहाँ के अयातुल्लाह खुमैनी को मार डाला गया, या जब वहाँ स्कूल में 160 बच्चियों को बम बरसा के मार डाला गया, हमें तुरंत उस पर रिएक्शन देना चाहिए था। भले ईरानी अयातुल्लाह खुमैनी ने हमारा कभी भी समर्थन नहीं किया है जी, ये तो जग जाहिर है, लेकिन फिर भी किसी की हत्या और फिर छोटी छोटी मासूम बच्चियों की 160 बच्चियों की हत्या, हमें तुरंत रिएक्शन देना चाहिए था। हमने दिया, थोड़ी देर में दिया। एक चीज़ है। फिर मैं इतिहास में जाके 2 चीज़ें और करना चाहूँगा। उसके लिए मैं सरकार को, मैं मोदी जी को नहीं कहूँगा कि मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने ऐसा किया, लेकिन उनके कैबिनेट के कुछ मिनिस्टर्स और कुछ MP जो हैं वो छाती ठोक करके ट्रेल लेने की बात करते हैं, वो गड़बड़ होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं करीब 8 साल या 10 साल पहले म्यांमार में हमारी सेना ने म्यांमार सरकार के सहमति से घुस करके वहाँ जो बोडो आतंकवादी थे उनको निरस्त किया। ठीक है। अब वो तो हो गया। यहाँ पर कुछ MP और कुछ मंत्री छाती पीट के कहने लगे, देखिए हमने ऐसा कर दिया, म्यांमार में घुस के मारा। भाई, किसी भी स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र में आप घुस के मारे तो ये उस राष्ट्र के खिलाफ है जी। वहाँ की जनता उनको कहेगी कि भाई आपने कैसे घुस। हमारे यहाँ अगर किसी ना चीन की या बांग्लादेश के, थोड़ा संयम बरतना चाहिए बातचीत के अंदर। मिलिट्री घुसा है और कुछ वो करे तो अंदर कुछ चीजें संयम बरतना चाहिए। तीसरी चीज़ ये हुई कि 2017 में या 2016 में ही शायद प्रधानमंत्री की 4 देशों की यात्रा हुई थी, पूर्वी अफ्रीका की, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक और साउथ अफ्रीका। उस वक्त हमारे यहाँ अरहर दाल की बड़ी कमी होती रही है। हमारे यहाँ ये भी, इसमें भी सुधार करने की जरूरत है कि कृषि की पॉलिसी जो है भंडारण की, वो थोड़ा लंबी होनी चाहिए, दीर्घगामी। उस वक्त दाल की कमी थी। प्रधानमंत्री वहाँ गए, वहाँ पर मोजाम्बिक में अरहर दाल खूब होती है। प्रधानमंत्री ने वहाँ की लीडरशिप से बात की, उनसे अनुरोध किया। प्रधानमंत्री ने वहाँ के किसानों से अनुरोध किया कि आपको दाल उगाइए, हम लेंगे क्योंकि हमें ज़रूरत है, हम खरीदेंगे सारा। उनके इस आश्वासन पे किसानों ने बम्पर क्रॉप लगाई वहाँ पे, और जब क्रॉप हुई, जब आयात की बात आई तो हमारी कृषि मंत्रालय ने कह दिया नहीं, हमारे पास तो इस साल तो दाल अच्छी हुई, हम नहीं आयात करेंगे। ये एक तरह से आपने, कृषि मंत्रालय ने जिस दिन प्रधानमंत्री की बेइज्जती की,
कि भाई आपकी सरकार का मुखिया अगर कहीं जाकर विदेश में कोई वादा कर रहा है और वो भी देश की भलाई के लिए, तो आपको मानना चाहिए। आप मंगा लेते हैं उसको, कोल्ड स्टोरेज में डाल देते हैं आपके यहाँ, तो फिर अगले साल नहीं, अगले साल फिर समस्या होती, लेकिन वो नहीं किया गया। तो थोड़ा सा इस पे जो मैं कहता हूँ कि जो छुटभैये नेता हैं पार्टी के सरकार के, उनके ऊपर थोड़ा सा अंकुश लगाने की जरूरत है। हाँ और बिल्कुल ठीक। नौकरशाही पर भी। बिल्कुल ठीक है। और अपना जो एक तरीके से अपने जो शब्द हैं उनका मान रखना चाहिए। जी। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, आज कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में JK त्रिपाठी साहब, जो एक वरिष्ठ राजनयिक सेवानिवृत्त हुए हैं, कई देशों में रहे हैं, उनसे आपने बेबाक बातचीत उनकी सुनी, कुछ सुझाव दिए हैं त्रिपाठी साहब ने विदेश नीति को, और कैसा थोड़ा जिसमें कसावट होनी चाहिए। हम उम्मीद करेंगे हमारे माध्यम से ये बात जो कंसर्न लोग हैं, जो सरकार है, उस तक पहुंचेगी। इन बातों का ध्यान रखा जाएगा। वसुधैव कुटुंबकम भारत सरकार की नीति है, हमारी सनातन परंपरा का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि जो प्रखर हुई है अपनी भारत की विदेश नीति, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये सबके लिए गर्व की बात है। फिलहाल नमो इम्पैक्ट के आज के कार्यक्रम में मैं आपसे इजाज़त लूँगा। आज अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।